Hi everyone, what's up dear students? A very good evening and good afternoon to each and every student present over here. It's me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you. And today what we are going to talk about? बताइए बताइए हम क्या बातचीत करने वाले हैं. We people are actually going to talk about. अरे देखना तो पड़ेगा ना कितने बच्चों ने सेशन को ज्वाइन किया है. वैसे तो मुझे पता ही है कि कितने बच्चे करते हैं और क्या है क्या नहीं है. सी नेवरदलेस मैं तो अपनी क्लास लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. And we'll be actually talking about the principles related to practical chemistry and it's part 1. ठीक है. So दो पार्टों में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं जहां पर मैं आपको क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस बताने वाली हूँ. ठीक है. वेयर इन विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट एनालिसिस पार्ट ऑल्सो. फटाफट से उसे कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तभी आप उन सब चीज़ों को याद कर लें. ठीक है ना. हाय मिस लिरिकल, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास. लेट मी शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन among the group so that you people can join me. Okay, चलिए चलिए चलिए. ओके ओके. So people, what's up? Hope everything is actually good at your end. सब चीज़ें धली चंगी हैं आपके साइड पे. ओके. सो अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी गुड इवनिंग. जिसको गुड इवनिंग समझना उसे गुड इवनिंग कहने दीजिए, जिसे गुड आफ्टरनून समझना उसे वो गुड आफ्टरनून समझिए. वेल हमारा जो मोटिव है आज की क्लास का, इट्स टोटली क्लियर. हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जहां पर मैं आपको क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ. ठीक है. So let's begin with the session. Basically, it's all about me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you. And see, I have actually done my specialization in organic chemistry from University of Delhi. I qualified my GATE exam in the year 2015, and I do have the experience of 5+ years in this particular field. So बहुत अच्छी बात है ना राखी मैम ये तो. हाँ जी. वेल मूविंग अहेड, आप लोगों के को यही बात मैं वापस से कहूंगी कि भाई ये 3 जो ऐप है ना बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऐप है. एंड यू नीड टू एक्चुअली डाउनलोड दी 3 पर्टिकुलर ऐप. दी एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस ऐप. भैया जिस तरह से आप एक्सपेरिमेंट्स जो हैं लेबोरेटरी में इन रियलिटी चेक देकर परफॉर्म करते हैं, वैसे ही वर्चुअली आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को इस पर्टिकुलर ऐप पे परफॉर्म कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट एम्बाइब स्टूडेंट्स ऐप. सो बेसिकली जिस तरह से मैं और आप एम्बाइब के ऐप प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करते हैं, इट डू हैव मेनी फीचर्स जो आपके बेहतरी के लिए ही है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी को सीमलेस बनाने के लिए है. एक बार एक्सप्लोर करके देखो, आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल है. जैसे कि अगर आपको जेई सेक्शन में जाना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, सो यू डू हैव द एक्सेस ऑफ मेनी गुड बुक्स. बेसिकली उसने एक्सेस कीजिए, पढ़िए. एंड अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. वेरी सून बेसिकली, ठीक है, वेरी सून बेसिकली यू आर गोना हैव द प्रोडक्ट टू बी मोनेटाइज्ड. बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है तो जितनी जल्दी हो सके उनको एक्सेस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. टॉकिंग अबाउट एम्बाइब लेंस ऐप. बेसिकली तो एम्बाइब लेंस ऐप जो हमारा है, इसमें आपको क्या करना है, आपको कंटेंट को बेसिकली उठाना है, अपलोड करना है यहाँ पर. जो पर्टिकुलर टेक्स्ट या कंटेंट अगर आपको किसी बुक से समझ में नहीं आ रहा हो, डालिए इस पे. इवन अगर आप बुक भी छोड़िए, आपने जो लिखा हुआ है कंटेक्स्ट किसी पर्टिकुलर बच्चे का या स्टूडेंट का या टीचर का नोट्स, उसे भी आप इसे स्कैन करके डाल सकते हैं. आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उस पैराग्राफ में या कंटेक्स्ट के अंदर, सो यू विल बी एक्चुअली गेटिंग द मीनिंग ऑफ दैट. इवन अलोंग विद इट, इफ यू वांट कि भाई 3D मॉडल आपको दिखना चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल है. मिस लिरिकल, मुझे ऐसा लगता है आप ये कह रही है ना कि निधि दीदी ने आपको रिकमेंड किया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी आप निधि तो नहीं है ना. मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है. ठीक है. सो वेल यू नीड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. इस पे आपको नोटिफिकेशंस क्लासेस के लिए मिलती रहेंगी. एंड मैं प्रोमिसेस तो मैंने बहुत किए, लेकिन आई विल मेक श्योर नाउ कि भाई जो भी मेरी क्लास नेक्स्ट डे है उसका एक वीडियो मैं रात में ही आप लोगों को बनाकर भेज दूं. ठीक है. वेल ताकि आपको पता रहे कि भाई कल क्या क्लास होने वाली है. Well, let's actually talk about the topic, and the topic is basically principles related to principles related to practical chemistry. बताओ मैं इन चैप्टर्स पे क्यों फोकस कर रही हूँ? Why my focus is on these chapters? बताइए. मेरा इन चैप्टर्स पे फोकस सिर्फ एक पर्पस की वजह से है,
एंड दैट पर्पस इज कि भाई अब जेई मेंस जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। हैरानी इस बात की है कि बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, जो कि लाजमी है बिकॉज रेयरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इस साल करीबन मान के चलिए अगर आपका 40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया था, 40% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से 8% वेटेज जो है वो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को दी गई, जिसमें सॉल्ट एनालिसिस भी इन्वॉल्व था, जिसमें ऑर्गेनिक के टेस्ट भी इन्वॉल्व थे। इवन मोटा माटी कहें तो मेन पॉइंट्स आपसे यहाँ से पूछे गए थे। तो भाई अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने में क्या हमारे लिए प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में आई हूँ ताकि वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ओवर है। ओके, तो यहाँ पर व्हाट आई नाउ वांट टू टॉक अबाउट, यहाँ पर दो तरह से हम एस्टिमेशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस, जहां पर आप टाइट्रेशंस पढ़ते हैं, एंड देन मैं बात करने वाली हूँ क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस की, जहां आप सॉल्ट पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चंस आते हैं। यू नेवर नो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए भाई, यू नेवर नो कि यहाँ से भी क्वेश्चंस अगर आ गए तो क्या होगा। ठीक है, तो मोटा माटी बात हम यहाँ पर जरूर करने वाले हैं। ओके मिस लिरिकल, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम फटाफट से बातचीत कर लेते हैं अपनी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के बारे में। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के बारे में तो आप क्या कहेंगे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के बारे में, बताइए। अगर मैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के बारे में आपसे यहाँ चर्चा कर रही हूँ, देन व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर माइंड। जैसा कि मैंने अभी बताया, हम मेजरली यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में वील बी डीलिंग विद द टाइट्रेशंस। तो टाइट्रेशंस की जो मोटा माटी बात है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज वन in which the amount or you can say the concentration of a particular species in a sample, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी, ठीक है, इन अ सैंपल, सैंपल में कोई पर्टिकुलर मेरी एक स्पीशी है, मुझे उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। तो ये है हमारा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। आई नीड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्पीशी इन अ सैंपल एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। तो यहाँ पर हम बातचीत किसके बारे में करने वाले हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि हम यहाँ बातचीत किसके बारे में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक को टाइट्रेशन से। सो द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ द नॉन सोल्यूशन, क्योंकि टाइट्रेशन जब आप करते हैं तो ब्यूरिट में क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है या कौन सा सोल्यूशन होता है। बेसिकली ब्यूरिट में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालते हैं जिसका हमें नॉन कॉन्सेंट्रेशन पता है, एंड कोनिकल फ्लास्क जो हम नीचे रखते हैं ब्यूरिट के, उसमें हम ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। yes or no, हाँ जी। so the process of addition of a known solution from the burette to the measured volume of a solution of a substance to be estimated until the reaction between the two is just complete basically। हाँ जी, स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात है मिस लिरिकल। सो मैं यहाँ पर यही कहने वाली हूँ, जब मैं टाइट्रेशंस के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ तो मैं यही कहूंगी, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द नोन सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट to the measured volume of the solution of the substance to the measured volume। जैसे कि हमने ब्यूरेट में लिया स्टैंडर्ड सोल्यूशन, कोनिकल फ्लास्क में हमने लिया ऐसा सोल्यूशन जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता लेकिन उसकी वॉल्यूम हमको जरूर पता है। हमने 10 ml एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले कंपाउंड का ले लिया, उसका सोल्यूशन लिया है ना, यस किया था, हाँ जी। तो ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन, कोनिकल फ्लास्क में एक ऐसे सब्सटेंस का सोल्यूशन लेंगे जिसकी वॉल्यूम हम मेजर करेंगे, ठीक है, कब तक, जब तक कि रिएक्शन बिटवीन द टू इज नॉट जस्ट कंप्लीट बेसिकली। ठीक है, टाइट्रेशंस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो टाइट्रेशंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। टाइट्रेशन में होता क्या है, दो चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन होता है। ठीक है, जब मैं टाइट्रेशंस के बारे में बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइट्रेशंस, तो हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ते हैं। वो दो चीजें क्या है, एक हमें पता होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फिर एक होता है अननोन सोल्यूशन, एक होता है अननोन सोल्यूशन, ये तो पता ही होगा आपको, यस और नो। एक होता है अननोन सोल्यूशन, एक होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन,
फिर क्या करें? तो अननोन सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ, एक मिनट, द सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड इज टर्म्ड एज अननोन सोल्यूशन। समझ में आ गई? यहां पर ध्यान से सुनना। द सोल्यूशन, द सोल्यूशन कंसिस्टिंग, द सोल्यूशन consisting of substance, the solution consisting of substance, substance to be estimated, substance to be estimated, उसे हम अननोन सोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन को भी दो भागों में बांटा जाता है। किस तरह से? एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। समझ रहे हैं? समझना पड़ेगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं, दीज कैन बी एक्यूरेटली वेड, ठीक है, मैं लिखूंगी दीज कैन बी एक्यूरेटली वेड, ये हम इनको एक्यूरेटली हम इन्हें वे कर सकते हैं, एक्यूरेटली वेड, एंड देयर सॉल्यूशंस आर नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूज। ये एक्यूरेटली वेड होते हैं और इनके सॉल्यूशंस को, हाँ हाँ एग्जाम्पल्स दूंगी, अभी टेंशन मत लो, एक बार आप सुन लो। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनको हम एक्यूरेटली वे कर सकते हैं, एंड द सॉल्यूशंस आर नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज, सॉल्यूशन नॉट टू बी standardized, solution not to be standardized, standardized solution not to be standardized, ध्यान देखना, before use, solution not to be standardized before use। क्लियर है ये वाली बात? दैट्स द थिंग। हाँ जी। एग्जाम्पल प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्या होगा? जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड का प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनता है, इसको हमें स्टैंडर्डाइज नहीं करना होता बिफोर वी यूज, इट कैन बी एक्यूरेटली वेड। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट, व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स ना, तब मैंने टाइट्रेशन किया था पोटेशियम डाइक्रोमेट का, जब मैं मास्टर्स में थी, ठीक है ना, और वो भी सेम 2 में किया था, बिकॉज सेम 2 में वी वर हैविंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम वाज टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट वाज द थिंग, है ना। तो ये वाली बात थी। अब अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में, सो द सॉल्यूशंस ऑफ दीज रिएजेंट्स आर टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, ओके, सॉल्यूशंस of these reagents, solutions of these reagents are to be, are to be standardized, are to be standardized, are to be standardized before use, before use, fine, as these cannot be weighed accurately, as these cannot be weighed accurately basically, ठीक है, before you, because I'll just say cannot be weighed, cannot be weighed accurately, cannot be weighed accurately, cannot be weighed accurately, remember this particular thing। for example यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इन्हें हम एक्यूरेटली वे क्यों नहीं कर सकते हैं? इन्हें हम एक्यूरेटली वे क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि NaOH तो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, सो वी कैन नॉट वेट एक्यूरेटली बेसिकली, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जस्ट लेट मी नो, ठीक है। तो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइट्रेशंस के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशंस के बारे में। एसिड बेस, मैम स्टैंडर्डाइजेशन मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है वो, आप स्टैंडर्डाइजेशन से क्या समझते हैं? पहले आप मुझे खुद बताइए, व्हाट वी मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ जी, आप क्या समझते हैं? पहले आप बताइए। देखो,
स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, इफ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली, सो व्हाट यू हैव टू से, देखो रिएजेंट का स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है, रिएजेंट को हम स्टैंडर्डाइज इसलिए करते हैं ताकि लेबोरेटरी के जो हमारे टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल आ जाएं. यस. हम्म. And standardization is basically used to determine the exact concentration of the prepared solution. जैसे मैं NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन सोल्यूशन लूंगी, NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन सोल्यूशन हम क्यों लेते हैं, इसे डायरेक्टली हम क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज ये हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में. इसीलिए हम इसका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं ताकि हमें उसकी एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए. We get to know the exact concentration of the prepared solution. We get to know the exact concentration of the prepared solution basically. Yes. Okay. So burette के अंदर, burette is actually filled with a primary standard solution या फिर standardized solution. So solution with an unknown concentration जो होता है, it's basically taken in the titration flask. Yes or no? Yes or no? Tell me. जो accurately weigh हो जाए. So standardization means to determine the precise and accurate concentration. Yes. So NaOH क्या है? It's deliquescent in nature. So we can't trust the mass of it. जैसे मैंने NaOH को ना तुरंत अभी वे किया 5 ग्राम्स और मैंने साइड में रख दिया, आपको दिखेगा चुटकियों के अंदर ना उसके अंदर मॉइस्चर भर जाएगा, पानी पानी हो जाएगा. यस. तो हम उसका प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं बना सकते, उसका हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ही बनाना पड़ेगा. बोलिए. ठीक है, बिकॉज वो प्योर फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता है. यस. ओके. अभी समझ में आ गया. हाँ. चलिए चलिए, अभी समझ में आ गया. सो अब हम बात करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस. एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर ही लेते हैं, जो कि एक्चुअल में ज़रूरी भी है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड, when the strength of what an acid is determined with the help of a standard solution of a base, उसे हम एसिडिमेट्री कहते हैं. ठीक है. सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, व्हाट यू मीन बाय एसिडिमेट्री, एसिडिमेट्री आप किसे कहते हैं. सो एसिडिमेट्री होता है और एक सेकंड होता है एल्कलीमेट्री. सेकंड क्या होता है? एल्कलीमेट्री होता है. सेकंड क्या होता है? एल्कलीमेट्री होता है. ठीक है, ये वाली बात क्लियर है. सो एसिडिमेट्री होता क्या है बेसिकली? व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड, व्हेन द स्ट्रेंथ, व्हेन द स्ट्रेंथ of an acid, when the strength of an acid is determined, when the strength of an acid is determined with the help of, with the help of, with the help of a standard solution, with the help of a standard solution of base, with the help of standard solution of a base, उसे हम एसिडिमेट्री कहते हैं. ठीक है. एल्कलीमेट्री कैसे कहते हैं? when the strength of a base is determined with the help of a standard solution of an acid, उसे हम एल्कलीमेट्री कहते हैं. तो जहां मैंने एसिड लिखा है वहां बेस कर दो, सिंपल सी बात है यहाँ पर. तो yes or no people, yes or no? So these titrations जो हैं acid based titrations, they actually involve neutralization of an acid with an alkali. जैसे Ha is acid and BOH क्या है हमारा? alkali है. yes, हाँ जी. and what we actually get, it's a Ba प्लस वाटर, ये मिल जाएगा हमें. ठीक है. अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला मेजर रोल प्ले कर जाते हैं. yes, हाँ जी. so a substance which helps in physical detection of completion of a titration. yes or no? so a substance which helps, a substance which helps in physical detection, a substance which helps in physical
detection, a substance which helps in physical detection of completion, physical detection of completion of the titration, completion of the टाइट्रेशन, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। यस और नो? अच्छा, अब इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं? लेट मी टेल यू कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर पहला। दूसरा कौन सा है जिसके बारे में हम बात करेंगे? इंटरनल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर। एंड तीसरा किस तरह से हम डील अप करने वाले हैं? सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है पीपल? सो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आई विल जस्ट से दीज इंडिकेटर्स आर एक्चुअली नॉट एडेड इन द रिएक्शन मिक्सचर। These indicators, I'll just say external indicators are not added. They are not added in the reaction mixture. 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 They are actually used outside the system. For example, potassium ferricyanide. Potassium ferricyanide is used in the titration of Mohr salt against potassium dichromate. ठीक है? So they are not added in the reaction mixture. Example आप लिख लो, क्या पता ये example आपके पेपर में आ जाए। एक्सटर्नल इंडिकेटर का example बता देती हूँ। क्या है? पोटेशियम फेरीसाइनाइड। याद रखना इस चीज को, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इसका फॉर्मूला बताऊं? इसका फॉर्मूला भी तो आप सोचेंगे, क्योंकि देखो यार, आपके से जेईमेन कुछ भी पूछ सकता है। टेल जस्ट चूज द एक्सटर्नल इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग। सो अगर आपको नहीं पता होगा तो याद रखना, एक्सटर्नल इंडिकेटर पोटेशियम फेरीसाइनाइड, एक्सटर्नल इंडिकेटर पोटेशियम फेरीसाइनाइड। हाँ जी, बताइए। पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इसका फॉर्मूला क्या पता, अगर आपको नेमिंग नहीं दे रखा और फॉर्मूला दे रखा हो तो। सो पोटेशियम फेरीसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है? इट्स बेसिकली K3FeCN6, 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 K3FeCN6। माइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। अब बात करते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स के बारे में। सो दीज इंडिकेटर्स आर एडेड, they are added, these indicators are what? They are added in the reaction mixture. They are added in the reaction mixtures. They are added in the reaction mixture. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, ये तो आपको पता ही होगा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये नहीं पूछेंगे, ये एमसीक्यू में नहीं आ सकता। एक्सटर्नल इंडिकेटर का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला ये याद कर लेना, पोटेशियम फेरीसाइनाइड याद जरूर कर लेना। K3FeCN6 इंटरनल इंडिकेटर्स नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज दे नो, दे पीपल नो कि ये तो बच्चा अच्छे से करके आता है। जो उनको पता है कि वो आप नहीं करके आओगे वही पूछेगा। और एक होते हैं सेल्फ इंडिकेटर्स। ठीक है? सो दीज इंडिकेटर्स देमसेल्व्स शो कलर चेंज। ओके, आई विल जस्ट से indicators themselves show color change. Indicators themselves show what? Color change at the end of titration, at the end of titration. For example की अगर मैं बात करूं, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अगेंस्ट KMnO4, अगेंस्ट KMnO4। ठीक है? सो KMnO4 जो है, इट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। ओके पीपल, ये वाली बात क्लियर है? ओके अच्छा, अब हम मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, हाउ यू आर गोइंग टू चूज अ suitable indicator. हाउ टू चूज अ suitable indicator. हाउ टू चूज a suitable indicator.
हाउ टू चूज a suitable indicator, how to choose a suitable indicator. हाँ जी, सो ये कैसे करेंगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, जस्ट लेट मी नो, ये कैसे किया जाएगा? हाँ जी, बताइएगा आप मुझे। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ, कहूँगी कि इंडिकेटर इन अ टाइट्रेशन इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच रेंज at end point. So indicator in the titration is selected on the basis of pH range at the end point. ठीक है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर है फिनोफ्थलीन, मेरे पास क्या है, फिनोफ्थलीन, ठीक है, ये फिनोफ्थलीन है, इसका पीएच रेंज, इसका पीएच रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं, सो इट्स 8.3 to 10 है। एंड कलर क्या है इंडिकेटर का? कलर ऑफ द इंडिकेटर, कलर ऑफ द इंडिकेटर बेसिकली, इसमें देखो एसिडिक मीडियम में क्या कलर होगा और एल्कलाइन मीडियम में क्या कलर होगा। सो एसिडिक मीडियम में इट विल बी कलरलेस, इट विल बी कलरलेस, और एल्कलाइन मीडियम में ये पिंक कलर शो करेगा, कौन? फिनोफ्थलीन। अब अगर मैं बात करती हूँ मिथाइल ऑरेंज के बारे में, इफ आई नो टॉक अबाउट मिथाइल ऑरेंज बेसिकली, सो पीएच रेंज क्या है इसकी? 3.2 से लेके 4.4 है। ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर शो करेगा और एल्कलाइन मीडियम में ये येलो कलर शो करने वाला है। एसिडिक मीडियम एंड एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में अगर बात, इसके बारे में इसके बाद में बात करते हैं, तो लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस का पीएच रेंज है 5.0 से लेके 8.0। ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करेगा और एल्कलाइन मीडियम में ये ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिनॉल रेड के बारे में, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है और इसका पीएच रेंज क्या है? 6.8 से लेके 8.4 है। ये एसिडिक मीडियम में येलो कलर शो करेगा, ये एसिडिक मीडियम में येलो कलर शो करेगा और एल्कलाइन मीडियम में ये रेड कलर शो करेगा, एल्कलाइन मीडियम में ये रेड कलर शो करेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जस्ट लेट मी नो इफ द थिंग्स आर एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू यू गाइस और नॉट। बताइए, ठीक है। क्योंकि अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके थ्योरी में भी काम आ सकता है और प्रैक्टिकल में तो आता ही है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जेई मेंस के अंदर। तो मैं आपको वो वाली चीज बता देती हूँ। एंड द टॉपिक ओवर हियर टू बी डिस्कस्ड इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ NaOH, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ NaOH। यहाँ मैं बेस के बारे में बात कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। आई एम टॉकिंग बेसिकली रिगार्डिंग द बेस। समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल भेजे में घुस गई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ प्रिंसिपल की, व्हाट प्रिंसिपल वी आर एक्चुअली टेकन इनटू अकाउंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल बेसिकली। सो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, हम NaOH सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और हम लेते हैं वो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH solution, strength of NaOH solution, strength of NaOH solution can be determined by titrating it against standard solution of oxalic acid। बात समझ में आ गई? जैसे कि आप यहाँ देखिए COOH एंड ओवरहेड COOH बेसिकली plus twice of NaOH, and that is supposed to give us what? That is supposed to give us what? So it's basically COONA, COO negative, COO negative, and this is Na positive, ठीक है, क्लियर है। and over here it's COO negative and this is Na positive plus twice of H2O। ओके पीपल, समझ में आई ये? यहाँ इंडिकेटर हम कौन सा यूज करने वाले हैं? यहाँ इंडिकेटर हम कौन सा यूज करने वाले हैं बताइए? यहाँ इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे हम? तो यहाँ इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं फिनोल्फ्थलीन, फिनोफ्थलीन,
येस और नो, बिकॉज हमें स्ट्रेंथ ऑफ NaOH डिटरमाइन करनी है। हम उसको टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ब्यूरेट में रहेगा। NaOH का मेजर्ड वॉल्यूम 10 ml 20 ml कोनिकल फ्लास्क में रहेगा। येस और नो, टेल मी, ये वाली बात क्लियर है? और उसमें हम डाल देंगे फिनोफ्थलीन, तो वो हो जाएगा पिंक कलर का। एंड पॉइंट क्या होगा? पिंक टू कलरलेस बेसिकली। येस और नो, जल्दी से बताइए, ठीक है? येस और नो? सो अगर मैं प्रिपरेशन करती हूँ स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, ऑक्सैलिक एसिड हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि हम इसको एक्यूरेटली वे कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको एक्यूरेटली वे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जस्ट लेट मी नो। हम इसको एक्यूरेटली वे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सीख लो इसको, ये आपके काम की चीज है। अभी नहीं है तो आपको आएगी काम में ये, ठीक है? पर आएगी जरूर ये। सो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं बात करती हूँ प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पर हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH है, एंड देन इट इज COOH.2H2O। यस और नो? हाँ जी। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ये बताइए? इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? जस्ट लेट मी नो। इसका इक्विवेलेंट, इसका मास क्या है? मोलर मास क्या है? 126/2। एन फैक्टर जो है इसके अंदर, या वैलेंसी फैक्टर जो है हमारा ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, वो कितना है? इट इज एक्चुअली 2। यस यस यस, टेल मी। एन फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कैसे आया 2? देखो, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, हाँ जी। सो यहाँ पर हाइड्रोजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। देयरफॉर एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एन फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड विल बी 2 ना? हाँ जी। आई थिंक यू आर वीक इन ब्यूटी। I don't know what kind of a thing you are actually absolutely saying, Piyush Yadav. Ajay, just let me know from where. I mean, sir, I just want to know ki, from. Means I'm not getting the things. So which particular test series you're talking about? Because just explore. Just let me know. Just explain me. And if you have actually scored 240 marks, 98 percentile, that's really very great. Congratulations, basically. Okay. So चलिए, let's actually now deal with over here. सो हमें यहाँ पर ये पता चल गया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 63 बेसिकली। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, ठीक है? अगर मुझे प्रिपेयर करना है फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml solution, for preparing 250 ml solution of n by 10 oxalic acid, of n by 10 oxalic acid. If I want to prepare 250 ml solution of n by 10 oxalic acid, so what is the weight required then? What will be the weight required over here? Just let me know. It will be the equivalent weight into n by 10, 1 by 10 multiplied by 250 basically, divided by 1000, and that is equals to 1.575 grams. समझ में आया ये वाली चीज? Preparing 250 ml solution of n by 10 oxalic acid.
हमें प्रिपेयर करना है 250 ml सोल्यूशन ऑफ N/10 ऑक्सैलिक एसिड। तो वेट कितना रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर? ये हमको 250 ml गिवन था। ml को हमें किस में चेंज करना है पहले तो आप ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी। ml को हम किस में चेंज करेंगे? हम्म, टेल मी। लीटर्स में, बिल्कुल सही बात है। यस यस, तो डिवाइड बाय 1000 इसीलिए किया। ओके, यू गॉट द पर्टिकुलर पॉइंट। यस 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 यस। और हमारे पास यहाँ पर ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है। सो इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मेलिटी इनटू द वॉल्यूम। यस, ये वाली बात समझ में आ गई। वेट रिक्वायर्ड, how much weight is required for preparing 250 ml solution of N/10 oxalic acid? Yes, yes. Yeah, guys. Hmm. तो ये समझ में आया ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है? तो इसको मैं समझा देती हूँ, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है बेसिकली। आपको इतना तो पता ही होगा, यू माइट बी नोइंग वन पर्टिकुलर थिंग, कि जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/10 है इनटू 63। सो इट कम्स आउट टू बी 6.3 ग्राम्स पर लीटर आ गया ये हमारा। स्ट्रेंथ इतनी आई है। Yes or no? So in a way, for preparing 1 liter, for preparing 1 liter of N/10 oxalic acid solution, we require 6.3 grams of it, है ना? For preparing 1 liter of N/10 oxalic acid solution, 6.3 grams of oxalic acid has to be required or dissolved. So for preparing 250 ml of N/10 oxalic acid, so it will be 6.3 multiplied by 250, but उसे लीटर में चेंज करना है, so it will be how much? 1.57 grams. ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको? हाँ जी, बताइए। यस, टेल मी। ये स्ट्रेंथ समझ में आई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि हमारा जो स्ट्रेंथ आया है, बेसिकली जो स्ट्रेंथ हमारा आया है, इट्स बेसिकली 6.3 ग्राम्स पर लीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर प्रिपेयरिंग for preparing 1 liter, for preparing 1 liter of N/10, for preparing 1 liter of N/10 oxalic acid solution, oxalic acid solution, 6.3 grams of it have to be dissolved, have to be dissolved, have to be dissolved। पहली बात। Therefore, for preparing, therefore, for preparing 250 ml of N/10 oxalic acid, N/10 oxalic acid, तो oxalic acid के कितने crystals हमें required होंगे? Oxalic acid crystals, oxalic acid crystals
required oxalic acid crystals required is equals to 6.3, yes, multiplied by 250, ये ml में है, by 1000 that comes out to be 1.575 grams. यही मैंने कैलकुलेट किया था आपके लिए, इसको एक्सप्लोर कर दिया है मैंने, इसको एक्सप्लोर कर दिया है, ठीक है. ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट पीपल. हाँ जी, बिल्कुल सही है. सो इसका मतलब है कि फॉर प्रिपेयरिंग n/10 ऑक्सैलिक एसिड, फॉर प्रिपेयरिंग n/10 oxalic acid, for preparing n/10 oxalic acid, what you have to take 1.575 grams of, take 1.575 grams of oxalic acid and make it up to 250 ml. तो आप लो 1.57 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड का, उसके अंदर पानी डाल दो और कहाँ तक उसको भर दो, 250 ml तक भर दो. डिस्टिल्ड वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशंस के बारे में बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, तो आप क्या समझेंगे यहाँ से, इट्स बेसिकली N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2. ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड के लिए, ठीक है. और ये मैंने लिया है हमारा कॉस्टिक सोडा, दैट मीन्स मैं बात कर रही हूँ NaOH के लिए. और हमें अगर N2 नॉर्मेलिटी ऑक्सैलिक एसिड की कैलकुलेट करनी है क्या, हमें तो स्ट्रेंथ पता करनी है ना, वी नीड टू एक्चुअली टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ. सो यहाँ देखो N2 नॉर्मेलिटी, अरे NaOH का हमें स्ट्रेंथ अगर पता करना है तो पहले नॉर्मेलिटी तो पता कर लें. सो N2 क्या होगा फॉर NaOH, इट विल बी N1V1/V2 हो जाएगा. सो स्ट्रेंथ ऑफ कॉस्टिक सोडा क्या है, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ NaOH कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी N2 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट. और इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट NaOH का होता है 40 बेसिकली. तो यहाँ से आप इजीली स्ट्रेंथ कैलकुलेट अप कर सकते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली राइट पीपल. बोलो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं. तो अब हम बात करते हैं, ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहूँ, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आशु, एब्सोल्युटली राइट. ऐसे ही वील बी डीलिंग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ HCl. ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई किसी तरह की डाउट है? तो अगर मैं यहाँ पर उसको भी ले लेते हैं, जब हमने बेस के बारे में बात करी है, तो लेट्स एक्चुअली ऑल्सो टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ HCl, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ HCl के बारे में भी हम यहाँ बात कर लेते हैं. तो यहाँ क्या बात करेंगे हम, तो सुनिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है. सबसे पहले तो आप ये सुनिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल, हेडिंग क्या है, मतलब टाइटल क्या है यहाँ पर. सो व्हेन HCl, when hydrochloric acid is titrated, when hydrochloric acid is titrated against sodium carbonate Na2CO3 solution, समझ रहे हैं, when HCl is titrated against Na2CO3 solution, strength of HCl can be determined. strength of HCl जो है can be determined, strength of HCl can be determined, strength of HCl can be determined. समझ रहे हैं आप मेरी ये वाली बात, समझना इस बात को. तो आप यहाँ देखिए, it's Na2CO3 plus twice of HCl, that is supposed to give us twice of NaCl plus H2O plus CO2 जो गैस फॉर्म में निकल गया है. ठीक है, यहाँ इंडिकेटर हम कौन सा यूज करने वाले हैं, मिथाइल ऑरेंज. इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पर, मिथाइल ऑरेंज हम यहाँ पर इंडिकेटर यूज करेंगे. ठीक है, अब प्रिपरेशन करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन की. प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं. चलिए, तो फिर देर काहे की. जब मैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि भैया जो इक्विवेलेंट वेट है ना, इट इज इक्वल्स टू 106/2 है. हाँ, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, किसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट का. इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, 106 इज द मोलर मास बाय 2. 2 क्यों, द एन फैक्टर. कैसे, आप यहाँ देखो ना, ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव है एंड CO3 2 नेगेटिव है. चार्ज ऑन द कैटायन एंड द एनायन 2 है, तो हमने यहाँ कर दिया 2, एन फैक्टर 2. तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 53.
ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, ये आ गया हमारा 53। अब अगर हमें प्रिपेयर करना है, व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर, फॉर प्रिपेयरिंग, फॉर preparing 250 ml solution, for preparing 250 ml solution of n by 10 Na2CO3, ठीक है, तो क्या करेंगे, वेट कितना रिक्वायर्ड है टू प्रिपेयर 250 ml solution of n by 10 सोडियम कार्बोनेट। तो जैसे पिछली बार क्या था, 53 इंटू 1/10 इंटू, ये पता चल गया ना ये प्रोसेस कहाँ से आया है पूरा का पूरा, जैसे हमने NaOH के लिए किया था वही हम उसके लिए कहेंगे, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट पीपल। सो वेट रिक्वायर्ड कितना हो गया यहाँ पर, 53 इंटू 1/10 इंटू 250/1000, सो इट कम्स आउट टू बी 1.325 ग्राम्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें 250 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, वो भी n/10 नॉर्मेलिटी का फॉर Na2CO3, तो वेट रिक्वायर्ड ऑफ Na2CO3 है ये, वेट रिक्वायर्ड ऑफ Na2CO3 इन ग्राम्स इज दिस बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस का पार्ट जब हम बात करने वाले हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कैलकुलेशन के पार्ट के बारे में, तो यहाँ सुनो, इट्स बेसिकली N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। यस, सो N1V1 क्या है, बेसिकली Na2CO3 के लिए बात कर रही हूँ, N2V2 मैं बात कर रही हूँ HCl के लिए। सो यहाँ से HCl का स्ट्रेंथ मतलब नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी, N1V1 बाय V2 हो जाएगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ HCl क्या हो जाएगी फिर, इफ आई नाउ टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ HCl, स्ट्रेंथ ऑफ HCl के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, सो इट्स बेसिकली नॉर्मेलिटी, it's basically what the normality into equivalent weight, normality into equivalent weight of HCl, ठीक है। and what is the equivalent weight of HCl, it's 36.5 grams, it's 36.5 grams, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। आई थिंक देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस थिंग। सो स्ट्रेंथ आपका किस में निकल के आएगा, ग्राम्स पर लीटर में निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो अभी हमने फिनिश कर लिया अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब बारी किसकी है, अब बारी है क्वालिटेटिव एनालिसिस की। अब बारी किसकी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वालिटेटिव एनालिसिस की अब हमारी बारी है। यहाँ से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। यहाँ से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू नीड टू एक्चुअली नो अबाउट द थिंग्स ओवर हेयर। क्लियर है, यहाँ से तो भैया पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, एंड आपको भी नहीं पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। सो इट्स बेटर टू गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है, इट डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द गिवन मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ जिंक ब्लेंड के बारे में, तो जिंक ब्लेंड क्या कंटेन करता है, जिंक कंटेन करता है और सल्फर कंटेन करता है। किस फॉर्म में कंटेन करता है, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में कंटेन करता है एंड सल्फाइड आयन के फॉर्म में कंटेन करता है। यस और नो, टेल मी, बात समझ में आ गई है वाली। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ गिवन मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जिंक ब्लेंड के बारे में बात किया, उसमें हमारे पास में जिंक प्रेजेंट है और सल्फर प्रेजेंट है, बट दैट टू इन विच पर्टिकुलर फॉर्म, Zn2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ZnS है मेरे पास में, इसमें जिंक और सल्फर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Zn2 पॉजिटिव एंड सल्फाइड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। यस और नो, एब्सोल्युटली राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट से। लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। प्रीलिमिनरी टेस्ट से हम एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं अपनी इस पर्टिकुलर क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले लेट मी डील विद द फ्लेम टेस्ट। मैं शुरुआत कर रही हूँ विद द फ्लेम टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर मैंने शुरुआत की है फ्लेम टेस्ट से, फिर मैं आके बताऊंगी कि हम कैसे और इनको कलर ऑफ द सॉल्ट से भी जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, फ्लेम टेस्ट से पहले भी मैं आपको कुछ और यहाँ बताना चाहती हूँ, बिकॉज प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर, प्रीलिम है ना, प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर हम शुरुआत फ्लेम टेस्ट से ना करके कलर ऑफ द कंपाउंड से करते हैं ना।
कलर ऑफ द सॉल्ट, ऑर्डर ऑफ द सॉल्ट, फिर फ्लेम टेस्ट पे आएंगे, ऐसे झटके में थोड़ी आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। सो प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, द वन थिंग वी एक्चुअली टेक इनटू अकाउंट इज कि हम स्टेट नोटिस करते हैं, क्या वो अमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट है या क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सो नोट द स्टेट एंड द कलर ऑफ द सॉल्ट। सबसे पहले नोट द स्टेट, note the state and color of the salt, color of the salt, color of the salt। तो स्टेट के अंदर वो भाई किस फॉर्म में प्रेजेंट है, या तो वो अमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट है और या फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं बात कर रही हूँ कलर ऑफ द सॉल्ट के बारे में, कलर ऑफ सॉल्ट के बारे में, तो जब मैं कलर ऑफ सॉल्ट के बारे में बात कर रही हूँ देन आई एम एक्चुअली डीलिंग विद, अब आप ध्यान से सुनना, कलर्स के बारे में ही यहाँ बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देना। लेट मी गो ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डील अप विद द कलर ऑफ द सॉल्ट, कलर ऑफ सॉल्ट। सो जब मैं कलर ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करूंगी, हाँ जी पीपल, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टार्ट कर रहे हैं Cu2 पॉजिटिव से। इसका क्या कलर होता है? इसका कलर होता है ब्लू। ओके फाइन, आई गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? Fe2 पॉजिटिव के बारे में। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर का अगर सॉल्ट दिखे तो Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं Ni2 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव के बारे में। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रीन कलर। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है इसका। ओके अब हम बात करते हैं CO2 पॉजिटिव के बारे में। इसका कलर कौन सा होता है? पिंक कलर होता है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं Fe3 पॉजिटिव के बारे में। इसका कलर होता है ब्राउन, ये ब्राउन कलर का हमें दिखता है। एक और है एंड दैट इज Mn2 पॉजिटिव। इसका ना बेबी पिंक, जिसे आप लाइट पिंक भी कह सकते हैं, ये लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है। मैं आपने इतने सारे बता दिए यहाँ, बताए तो हमने किसके बारे में यहाँ डील की? वी एक्चुअली, हाँ जी, हमने किसके बारे में पहले डील किया? इसके बारे में। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस, 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 ठीक है। क्लियर है या समझाऊं? जैसे हमने यहाँ किसके बारे में बात की थी? इट इज Cu2 पॉजिटिव। और यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की है? ये Mn2 पॉजिटिव है। क्या है ये? Mn2 पॉजिटिव है बेसिकली। ये समझ में आया? ये कलर्स आपको समझ में आ गए? यहाँ पर जो मैंने आपको कलर्स के बारे में यहाँ बताया है, ये जो डिटेलिंग मैंने आपको कलर्स के बारे में दी है, पर मैम आपने एक नहीं बताया। हाँ नहीं बताया, तो अब उसके बारे में बात करते हैं, वाइट कलर के बारे में बात करते हैं हम। सो यहाँ पर लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट कि अगर आपको वाइट कलर का सॉल्ट मिला है, दैट मीन्स द कैटायंस प्रेजेंट ओवर हियर कैन बी, उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? अमोनियम आयन भी हो सकता है, वो Pb2 पॉजिटिव भी हो सकता है, वो Al3 पॉजिटिव भी हो सकता है, वो Zn2 पॉजिटिव भी हो सकता है, वो Ba2 पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके अंदर Ca2 पॉजिटिव भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड इनका कलर क्या है? इनका कलर है वाइट कलर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रीलिम टेस्ट होता है वो बेसिकली कलर पे रहता है, वो बेसिकली कलर पे ज्यादा रहता है। यस और नो? एब्सोल्युटली राइट, समझ में आ गई। अब हमने कलर ऑफ द सॉल्ट के बारे में तो बात कर ली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सॉल्ट। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द सॉल्ट की। क्या किस तरह का उसमें ऑर्डर है, किस तरह का उसके अंदर महक है? ऑर्डर ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, किस तरह की उसके अंदर खुशबू है, या आप कहिए पंजेंट ऑर्डर है कि नहीं है। हाउ टू लर्न देम?
तो आपको बचा ये, देखो ब्लू कलर इज Cu2 पॉजिटिव। ये आपको ना बारी बारी से आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे ना आपको इजीली याद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप इनको एक दो बार देखेंगे इजीली याद हो जाएगा। जैसे Cu2 पॉजिटिव के बारे में, कॉपर का ब्लू होता है, निकल क्रोमियम का ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन Fe2 पॉजिटिव का होता है, Fe3 का ब्राउन हो जाता है, कोबाल्ट एंड मैंगनीज का बेबी पिंक होता है, कोबाल्ट का पिंक होता है, बाकी जो बच गए वो व्हाइट होता है। ठीक है, यस। तो याद तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। अब मैं बात करती हूँ अमोनिया के बारे में। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन है, तो यहाँ पर आपको अमोनियकल स्मेल दिखेगी, अमोनियकल। ठीक है, आप पहचान जाएंगे बहुत इजीली। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ CH3COO नेगेटिव के बारे में, तो इसमें आपको विनेगर, सभी के घर में विनेगर तो हो गई, मोस्टली होता ही है, मोस्टली होता है विनेगर। सो विनेगर की स्मेल आपको वो बताएगी कि इसमें एसिटेट आयन है। और सल्फाइड में तो भैया बहुत ही गंदी स्मेल आती है, एंड दैट इज बेसिकली द रॉटन एग स्मेल। मोस्ट ऑफ यू माइट रिलेट इट, यस और नो? या तो ऑर्डर ऑफ द सॉल्ट तो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट भी प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर आता है, फ्लेम टेस्ट भी प्रीलिमिनरी टेस्ट में आता है, फ्लेम टेस्ट भी किस में आता है? प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर फ्लेम टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ। अब आप फ्लेम टेस्ट कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू द फ्लेम टेस्ट बेसिकली, तो उसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सॉल्ट प्लस 1 to 2 ड्रॉप्स, सॉल्ट लिया आपने, उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स HCl के डाले। ठीक है, सो सॉल्ट प्लस 1 to 2 ड्रॉप्स, उस सॉल्ट में आपने किसके डाले? HCl के डाले, और इसको आपने लपेट दिया। यू हैव जस्ट रोल देम ओवर प्लैटिनम वायर, रोल देम ओवर प्लैटिनम वायर, रोल देम ओवर प्लैटिनम वायर। ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रही हूँ। सॉल्ट लिया, उसमें डाला आपने 1 से 2 बूंदे HCl की, और उसको फिर आपने प्लैटिनम वायर के ऊपर रोल ऑन कर दिया। प्लैटिनम वायर के ऊपर आपने क्या कर दिया? रोल ऑन कर दिया, और बंसन बर्नर के ऊपर उसे रख दिया। ठीक है, इस वाले जो इस चीज को आपने किसके ऊपर रख दिया? इस चीज को आपने बंसन बर्नर के ऊपर रख दिया। बंसन बर्नर के ऊपर आपने इस पर्टिकुलर चीज को फिर प्लेस अप कर दिया है। ठीक है, तो फिर मैम क्या होगा? तो सुनो, अगर ग्रीनिश ग्रीनिश ब्लू कलर दिखता है आपको, तो वो Cu2 पॉजिटिव है। सॉल्ट लिया, 1 से 2 बूंदे HCl की डाली, फिर इस पेस्ट को प्लैटिनम वायर पे आपने इसको क्या कर दिया? रोल कर दिया, बंसन बर्नर पे इसको हीट कर दिया। अगर आपकी फ्लेम, ठीक है, ठीक है, अगर आपको इसकी फ्लेम कैसी दिखे? ग्रीनिश ब्लू दिखे, तो वो Cu2 पॉजिटिव है। अगर आपको इसकी फ्लेम किस कलर की दिखे? लिलैक। अगर फ्लेम लिलैक कलर की दिखे तो कौन सा हमारा पास प्रेजेंट है कैटायन? इट्स K पॉजिटिव। अगर फ्लेम आपको दिख रही है गोल्डन येलो कलर की, फ्लेम किस कलर की है? गोल्डन येलो कलर की फ्लेम है, गोल्डन येलो फ्लेम है। सो गोल्डन येलो फ्लेम है, तो कौन सा आपको यहाँ पर एलिमेंट दिखेगा? Na पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव किस में? ग्रीनिश ब्लू में। लिलैक कलर अगर आपको दिखे तो K पॉजिटिव है, गोल्डन येलो दिखे तो Na पॉजिटिव है। हाँ, PYQs रिपीट होते हैं, डेटा चेंज हो जाता है, बट PYQs रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्लेम दिख रही है ब्रिक रेड कलर की, अगर फ्लेम का कलर है ब्रिक रेड बेसिकली, सो इट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अगर फ्लेम का कलर आया है एप्पल ग्रीन, मैंने ये कलर देखा है एप्पल ग्रीन, सो इट्स बेसिकली बेरियम 2 पॉजिटिव। अगर फ्लेम का कलर है क्रिम्सन रेड, फ्लेम का कलर है क्रिम्सन, फ्लेम का कलर क्या है? क्रिम्सन रेड है, सो इट्स अ स्ट्रोंशियम Sr2 पॉजिटिव। बोलो, ये वाली बात क्लियर है? तो सॉल्ट लिया, 1 से 2 ड्रॉप्स HCl के डाले, उसको रोल किया प्लैटिनम वायर पे, बंसन बर्नर में उसको हीट किया। अगर ग्रीनिश ब्लू आया Cu2 पॉजिटिव, लिलैक आया कलर K पॉजिटिव, गोल्डन येलो आया Na पॉजिटिव।
ठीक है, ब्रिक रेड आया कैल्शियम टू पॉजिटिव, एप्पल ग्रीन आया Ba टू पॉजिटिव, क्रिम्सन रेड आया स्ट्रॉन्शियम टू पॉजिटिव। ठीक है, बोलिए, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए, हमने फ्लेम टेस्ट भी कर लिया। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर हम एक और टेस्ट पढ़ने वाले हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट, जिसको आप पी ब्लॉक में ही पढ़ते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट बेसिकली ये टेस्ट किसके लिए होता है? ट्रांजिशन मेटल्स के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए यूज करते हैं क्या इस टेस्ट को, ये बताइए हम। यस, बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, ये भी प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर काउंटेड है। सो बोरेक्स इज एक्चुअली हीटेड ऑन द लूप ऑफ अ प्लैटिनम वायर। ठीक है, फिर हमें क्लासी बीड मिलता है सोडियम मेटाबोरेट का एंड बोरिक एनहाइड्राइड का बेसिकली। So colored salts are then actually heated on the glassy bead. Colored metaborate is formed in the oxidizing flame. In the oxidizing flame basically. ठीक है, तो ये बेसिकली हम ट्रांजिशन मेटल्स के लिए यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, बट वील एक्चुअली सी टू इट। ठीक है, ओके तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर होता क्या है, मैं लिख देती हूँ कि जो हमारा बोरेक्स होता है, जो हमारा बोरेक्स है, इट इज एक्चुअली हीटेड किस पे, ऑन अ लूप ऑफ platinum wire, on a loop of platinum wire, on a loop of platinum wire। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, फिर उससे कलरलेस ग्लासी बीड मिल जाता है। कलरलेस ग्लासी बीड हमें मिलता है, कलरलेस ग्लासी बीड हमको मिलता है। किसका मिलता है? सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड का मिलता है। बता देती हूँ रिएक्शन के थ्रू, इट्स Na2B4O7.10H2O। इसको हमने हीट किया है, वी हैव एक्चुअली हीटेड इट अप, और हमें यहाँ मिला है Na2B4O7। इसको फर्दर ऑन हम जब इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कलरलेस ग्लासी बीड, सोडियम मेटाबोरेट का NaBO2 एंड बोरिक एनहाइड्राइड का B2O3। ये है क्या, ये ग्लासी बीड है। दिस इज ग्लासी बीड, दिस इज ग्लासी बीड पीपल। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मिस लिरिकल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? Why platinum wire is actually taken in borax bead test? हाँ जी, हम्म, देखिए प्लैटिनम वायर को हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव। ठीक है, ये जो प्लैटिनम वायर है हमारे पास में, इट्स बेसिकली व्हाट, इट्स बेसिकली अनरिएक्टिव। क्या कहेंगे हम इसको, ये अनरिएक्टिव है। प्लैटिनम वायर के बारे में अगर मैं बात करूं, सो दिस इज अनरिएक्टिव, this is basically unreactive and does not produce a color in the flame. Platinum wire is actually unreactive and does not basically produce a color in the flame which will mask the presence of other metals। तो हमें यार दूसरे मेटल्स की प्रेजेंस जाननी है, तो हम एक ऐसी वायर लेंगे जो अनरिएक्टिव है और वो खुद का कलर ना दिखाए। यस आशुतोष, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष आप। ठीक है, क्लियर है? अब मैं यहाँ पर एक और चीज कहूंगी कि कलर्ड सॉल्ट्स जो होते हैं, ये जो ग्लासी बीड है ना हमारे पास में, इसको हम प्लैटिनम वायर पे एक बार ले लेते हैं। ठीक है, और हाँ, तो एक तरह से प्लैटिनम वायर पे एक ग्लासी बीड मिल गई। अब इसमें हम सॉल्ट्स डाल देंगे। कलर्ड सॉल्ट्स आर देन हीटेड ऑन द ग्लासी बीड। सो कलर्ड मेटाबोरेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए आप मुझे। इज दिस थिंग एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू यू पीपल? यस। सो यहाँ मैं क्या कहना चाहती हूँ, व्हाट आई रियली वांट टू से ओवर है कि कलर ऑफ बीड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर ऑफ बीड, कलर ऑफ बीड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर ऑफ बीड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर ऑफ बीड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और यहाँ पर कौन सा आयन इंडिकेटेड है, कौन सा आयन क्या है, इंडिकेटेड है, आयन इंडिकेटेड बताऊंगी। और यहाँ बताने वाली हूँ कलर ऑफ बीड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ग्रीन इन हॉट, ग्रीन इन हॉट, लाइट ब्राउन इन कोल्ड, लाइट ब्राउन
इन कोल्ड, तो यहाँ आयन क्या हो जाएगा अपना, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, पिंकिश वायलेट इन बोथ हॉट हॉट एंड कोल्ड। हम्म सो क्या है देखो, जैसे मैंने क्या किया, ग्लासी बीड है प्लैटिनम वायर पे, उस पे मैंने डाला एक सॉल्ट, अगर ग्रीन कलर दिख रहा है जब वो गर्म है तो इट इज कॉपर, और अगर वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, लाइट ब्राउन कलर दिखता है ठंडा होने पे, तो भी वो कॉपर है। ठंडा होने पे अगर लाइट ब्राउन दिख रहा है तो कॉपर है, अगर वो गर्म है और ग्रीन दिख रहा है तो कॉपर है, ठीक है। दोनों केसेस में ग्रीन इन हॉट, लाइट ब्राउन इन कोल्ड। ऐसे ही पिंकिश वायलेट, ऐसे ही पिंकिश वायलेट, pinkish violet in both hot and cold, in both hot and cold, pinkish violet in both hot and cold, तो वो क्या होगा हमारा, मैंगनीज हो जाएगा, वो मैंगनीज हो जाएगा। क्लियर है पीपल? हाँ जी। अब यहाँ पर देखो येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन इन हॉट एंड पेल येलो, पेल येलो इन कोल्ड, पेल येलो इन कोल्ड, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा आयरन। क्लियर है? एंड एक लास्ट चीज बता देती हूँ इसी के अंदर ही, फोर्थ चीज ध्यान से सुनना, ब्राउन इन हॉट, ब्राउन कलर किस में दिख रहा है, इन हॉट, एंड पेल ब्राउन कलर, पेल ब्राउन कलर, वो होगा किसमें, कोल्ड में, पेल ब्राउन कलर इन कोल्ड, तो वो हमारा क्या होगा, बेसिकली इट विल बी निकल। ठीक है, क्लियर है? इसकी ट्रिक मैं आपके इस पर्टिकुलर कलर ऑफ बीड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड द आयंस इंडिकेटेड के लिए आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर ट्रिक लेके आऊं ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सके। सो ग्रीन इन हॉट, लाइट ब्राउन इन कोल्ड इज कॉपर, pinkish violet in both hot and cold is manganese, yellowish brown in hot and pale yellow in cold is iron, brown in hot and pale brown in cold, है ना, pale brown color in cold is nickel basically. That's absolutely right people. Yeah guys, just let me know कि हाँ मैम ये वाली बात हमें क्लियर हो गई है। If this is absolutely into your brains, let me know कि हाँ ये वाली बात हमें क्लियर है। हाँ जी guys and girls, just let me know if things are absolutely into your brain, because अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एसिडिक रेडिकल्स या एनायंस के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद में वील बी डीलिंग विद सम अदर पॉइंट। बोलो भाई, यू ऑल आर रेडी? एनायंस आर एसिडिक रेडिकल्स एंड केटायंस आर बेसिक रेडिकल्स, केटायंस आर बेसिक रेडिकल्स। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जस्ट लेट मी नो। अभी मैं सिर्फ आपको एनाइनिक रेडिकल्स या एनायंस के बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाली हूँ। बोलो, यू रेडी? तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब एनायंस, या फिर आप कह सकते हैं इनको एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स, एनायंस या एसिडिक रेडिकल्स के बारे में हम सबसे पहले बातचीत यहाँ स्टार्ट करते हैं। बोलो, यू ऑल आर रेडी? Shall we begin? नहीं यार, कोई पॉज वॉज नहीं हुआ है। आई वॉज जस्ट एक्चुअली टेकिंग योर परमिशन गाइस। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, या सो चलिए, एनाइंस और एसिडिक रेडिकल्स किसे कहते हैं, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, एनाइंस और एसिडिक रेडिकल्स हम किसे कहते हैं? सो एनाइंस तो पता ही है, द नेगेटिवली चार्ज्ड
द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज उन्हें एनाइंस कहते हैं, और द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज उन्हें हम एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयंस. यस और नो? एंड द केटायंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज उन्हें हम बेसिक रेडिकल्स कह देते हैं. यही कहते हैं ना? यस और नो? सो आयनिक पार्ट ऑफ द ionic part in an inorganic salt that comes from the acid. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ionic part, ionic part in an ionic part in an inorganic salt, ionic part in an inorganic salt, ionic part in an inorganic salt that comes from the acid, that comes from the acid, that comes from the acid. समझ रहे हैं आप इस बात को? नहीं समझ तो नहीं रहे हैं, इतना तो मैं समझ गई. That comes from the acid. Ionic part in an inorganic salt, ionic part in an inorganic salt that comes from the acid. It has a negative charge. Yes or no? तो जैसे कि सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, सल्फाइड के बारे में बात कर रहे हैं. सो एनाइंस के अंदर लेट्स एक्चुअली डील विद, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात कर रही हूँ तो, हाँ जी हाँ जी, तो हम यहाँ पर एनाइंस के बारे में जो यहाँ बात करेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शुरुआत में ही बता देती हूँ. जैसे मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ग्रुप के बारे में, फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से एनाइंस हैं. फर्स्ट ग्रुप के एनाइंस कौन कौन से हैं? कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड सल्फाइट SO3 2 negative, carbonate, sulfide IDE, sulfite ITE, then this is acetate CH3COO negative, and then this is thio, बताओ S2O3 2 negative. yes, thiosulfide कह सकते हैं, हाँ जी. then this is NO2 negative, nitrite. ठीक है. अब सेकेंड ग्रुप के कौन से हमारे रेडिकल्स होंगे? सेकेंड ग्रुप के भी तो एनाइंस या एसिडिक रेडिकल्स हम बात करेंगे. तो सेकेंड ग्रुप के कौन कौन से हैं? इट इज बेसिकली ब्रोमाइड, देन दिस इज क्लोराइड, देन आयोडाइड, देन नाइट्रेट आयन, एंड देन दिस इज ऑक्जेलेट आयन. ये क्या है? ऑक्जेलेट आयन है. अच्छा, तो अब थर्ड ग्रुप के बारे में बातचीत करें तो थर्ड ग्रुप के बारे में बातचीत करते हैं. सो थर्ड ग्रुप में वी डू हैव सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, एंड वी डू हैव PO4 3 नेगेटिव. देखो भाई, बहुत भारी भरकम जो आयंस है ना हमारे, सल्फेट, फॉस्फेट, ये हैं थर्ड ग्रुप के. जो हमारे प्यारे प्यारे से हैं आयंस सेकंड ग्रुप के हैं, वो ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट. फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, एसीटेट, थायोसल्फाइड, एंड दिस इज नाइट्राइट. हाँ जी बोलिए, टेल मी गाइज. ठीक है. तो ये हो गया सल्फाइड. मैं लिख देती हूँ, कभी कंफ्यूजन ना हो. ये क्या है? हमारा सल्फाइड आयन है. और ये कौन से वाला है? सल्फाइट है ये. ठीक है. और ये कौन सा है बताइए? ये क्या है? थायोसल्फेट है. समझ में आ गई ये वाली? तो याद कर लो. फर्स्ट ग्रुप में इट इज, दोबारा से याद करते हैं. फर्स्ट ग्रुप में इट इज कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, थायोसल्फेट, एसीटेट और नाइट्राइट. सेकेंड ग्रुप में छोटे छोटे से हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट. थर्ड ग्रुप में कौन कौन से? भारी भरकम है भाई साहब, इट्स सल्फेट एंड फॉस्फेट. बोलो, याद हो गया? Okay, so Anu, what you can do is to join our Telegram channel. Once you'll join my Telegram channel, through Telegram I'll actually guide you properly. Okay, so the link of my Telegram channel is t.me/Rakhi Ma'am J. Rakhi Ma'am J. ठीक है. सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. बेसिकली आप इसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. ओके, क्लियर है ये वाली बात? दैट्स एब्सोल्युटली राइट. चलिए, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट
फर्स्ट ग्रुप का आपका कौन सा रिएजेंट है, मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट ग्रुप से। सो फर्स्ट ग्रुप का आपका रिएजेंट कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट कौन सा है भाई? फर्स्ट ग्रुप है, सो इसका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है? इसका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है? सो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl बेसिकली, ठीक है, क्लियर है, डाइल्यूट HCl है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट में, देखिए यहाँ पर हमने लिया सॉल्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात। सॉल्ट लिया, इसमें हमने डाला डाइल्यूट HCl, तो फिर क्या हुआ? सॉल्ट लिया, डाइल्यूट HCl डाला, और इसके डालने के बाद अगर आपको दिखता है क्या? एफरवेसेंस, 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 और आप कहिए इवोल्यूशन, एफरवेसेंस और आप कहिए इवोल्यूशन of gas, evolution of gas shows presence of first group, shows presence of first group, shows presence of first group, ठीक है। सो effervescence और evolution of the gas, दोबारा से लेते हैं। effervescence or evolution of gas shows what? The presence of first group. It shows the presence of first group, shows the presence of first group। बात समझ में आ गई? सबसे पहले अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। इसके आगे की कहानी अब हम पढ़ना चालू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से विल बी डीलिंग अप ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगी, हर चीज को बहुत तरीके से करवाऊंगी, आप बस मेरा साथ देना। एवरीथिंग विल बी एक्चुअली ऑन टू द ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कलरलेस गैस, पहले अगर आपको एफरवेसेंस या फिर कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखी, इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आती है कलरलेस गैस, इफ द गैस इज कलरलेस गैस विद suffocating smell, with suffocating smell, with suffocating smell, colorless gas with suffocating smell, ठीक है, with yellow precipitate of sulfur, with yellow precipitate of sulfur, with yellow precipitate of sulfur, ठीक है। आप यहाँ ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई कलरलेस गैस दिखे जिसका कुछ सफोकेटिंग स्मेल हो, या फिर आपको दिख रहा हो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द सल्फर, ठीक है, कलरलेस गैस जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी है, और अगर आपको दिख रहा है कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं सल्फर के, तो आप उसको किसके थ्रू पास कर दीजिए? पास थ्रू K2Cr2O7, एकदम से आपको दिखेगा ब्लैकिश ग्रीन सोल्यूशन, ब्लैकिश ग्रीन सोल्यूशन दिखेगा, ब्लैकिश ग्रीन सोल्यूशन दिखेगा आपको। और ये क्या कंफर्म करेगा? S2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट आयन को ये कंफर्म कर देगा, ठीक है। सबसे पहली बात, सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, एफरवेसेंस या कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखी, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर उसमें आपको येलो प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो उसमें आप डाल दीजिए K2Cr2O7, जैसे ही ब्लैकिश ग्रीन कलर दिखे दैट मीन्स थायोसल्फेट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो दूसरी चीज ये है, यस, ओके। अब वो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? कलरलेस गैस, लेकिन बहुत ही गंदी स्मेल है, रॉटन एग स्मेल आ रही है, ठीक है। अब अगर आपको ये दिख रहा है, जो वो कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस
with rotten egg smell, colorless gas with rotten egg smell, colorless gas with rotten egg smell, कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल, जैसे कि H2S की स्मेल ऐसी ही होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, ठीक है। अब अगर आप उसमें डाल रहे हैं लेड एसीटेट, ठीक है, इसमें आप ऐड क्या कर देंगे, जो सोल्यूशन है उसमें ऐड कीजिए लेड एसीटेट को, ऐड कीजिए लेड एसीटेट को, तो आपको क्या दिखेगा, PBS, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता हुआ अगर आपको दिख जाए, ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर आपको बनता हुआ दिख जाए, इसका मतलब यहाँ से क्या है, S2 नेगेटिव की प्रेजेंस कंफर्म्ड है, S2 नेगेटिव की प्रेजेंस कंफर्म्ड है। ये मैं कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, जहां पर हमने थायोसल्फेट और सल्फाइड की पर्टिकुलरली कंफर्मेटरी पोजीशंस को देखा है कि किस तरह से उन्हें हम कंफर्म करेंगे। ये वाली बात क्लियर है पीपल? लेट मी नो इफ दिस इज एब्सोल्युटली इनटू योर ब्रेन्स, ठीक है, बिकॉज वी आर देन मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ रहे हैं फिर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक और चीज बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, अगर जो हमारी ब्राउन गैस निकले, अगर ब्राउन गैस है, अगर आपको वो गैस ब्राउन गैस दिख रही है, दैट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, स्टार्च आयोडाइड पेपर को ऐड कर दीजिए, इसमें आप ऐड कर दीजिए स्टार्च आयोडाइड पेपर को, स्टार्च आयोडाइड पेपर को आप इसमें जब ऐड करेंगे तो आपको ब्लू कलर दिखेगा, दैट मीन्स NO2 नेगेटिव कंफर्म्ड है, NO2 नेगेटिव यहाँ पर हो गया है कंफर्म्ड। बोलो क्लियर है, यस और नो? ठीक है मैम, ये भी हमने कंफर्म कर दिया है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के बारे में तो पता ही है आप लोगों को, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, लाइम वाटर के थ्रू अगर आप इसको, अब मैं यहाँ से बना रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो आपकी गैस है बेसिकली, यस और नो? हाँ जी। तो अगर आप उस गैस को, जो भी आपकी गैस इवॉल्व आउट हो रही है, जो भी सोल्यूशन है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है ये, इस पर्टिकुलर गैस को अगर आप लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे तो आपको मिल्की अपीयरेंस दिखेगा, मिल्कीनेस दिखेगी, मिल्की अपीयरेंस आपको शो होगा, दैट मीन्स यहाँ पर एक कंफर्म क्या कर रहा है कि यहाँ पर अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस दिखेगा, दैट मीन्स आपका बाइकार्बोनेट HOC3 नेगेटिव एंड कार्बोनेट CO3 नेगेटिव ये कंफर्म्ड है, ये क्या हो गए आपके, ये दो पर्टिकुलर आयंस आपके कंफर्म्ड हो गए हैं। ये कौन सी गैस है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस जो है, अगर आप उसको पास कर रहे हैं थ्रू लाइम वाटर और आपको अगर मिल्की अपीयरेंस दिख रहा है, दैट मीन्स बेसिकली ये आपके पर्टिकुलरली ये चीजें हैं। तो आपको उसके लिए करना क्या है, आपने सॉल्ट लिया, उसमें पानी डालो, बॉईल करो और लाइम वाटर के थ्रू पास कर दो। लाइम वाटर अगर टर्न्स मिल्की, इसमें भी आई डू हैव समथिंग, इसमें ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं, आपने लिया सॉल्ट, ठीक है, प्लस उसमें आपने डाला वाटर, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, बॉईल इट, बॉईल एंड पास थ्रू, बॉईल एंड पास थ्रू, बॉईल एंड पास थ्रू लाइम वाटर, बॉईल एंड पास थ्रू लाइम वाटर, बॉईल एंड पास थ्रू लाइम वाटर। इसमें दो चीजें आपको दिखेंगी, वो क्या दो चीजें दिखने वाली हैं, अगर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर लाइम वाटर आपका मिल्की टर्न हो जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दैट मीन्स क्या कंफर्म कर रहा है, HCO3 नेगेटिव की कंफर्मेशन दे रहा है, इसकी कंफर्मेशन आपको मिल रही है। और अगर लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की, डज नॉट टर्न मिल्की, लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की, तो इसमें आपको किसकी कंफर्मेशन दे रहा है, CO3 नेगेटिव की कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। क्लियर है पीपल? दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, अब हम किसके बारे में बात करें, जो आपका जो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl था, आपने सॉल्ट में क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाल दिया था, फिर मैंने क्या कहा, यहां से आपको एफरवेसेंस दिखेंगी, एफरवेसेंस और इवोल्यूशन, एफरवेसेंस और इवोल्यूशन ऑफ गैस,
ओके, जो क्या कंफर्म कर रही है, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है आपका, फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? हाँ जी मैम। आगे की बात करते हैं। अगर आपको ये वाली जो गैस है इसकी स्मेल कैसी लग रही है, विनेगर स्मेल लग रही है, अगर विनेगर जैसा ऑर्डर आ रहा है, विनेगर जैसी स्मेल आ रही है, यस और नो, इसका मतलब एसीटेट में भी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, एसीटेट में बी प्रेजेंट, एसीटेट में बी प्रेजेंट। तो इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे हम, इसका कंफर्मेशन हम कैसे क्या करेंगे, हमने लिया सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, उसमें आप फेरिक क्लोराइड डाल दो, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्लड रेड कलरेशन मिल जाएगा, FeCH3। हाँ जी, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाला तो आपको यहाँ मिलेगा CH3COO होल थ्राइस एंड Fe बेसिकली। इसका ये कौन सा कलर है, ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन बेसिकली। समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एसिटेट आयन है, इट्स एक्चुअली कंफर्म्ड हो गया एसिटेट आयन। क्लियर, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अब हमारा क्या बच गया, सल्फाइट बच गया है फर्स्ट ग्रुप का, तो वो देख लेते हैं। कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग स्मेल अगर आती है, कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग ऑर्डर, विद सफोकेटिंग ऑर्डर, कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग ऑर्डर, कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग ऑर्डर है, तो आप क्या करेंगे, इसको हीट एंड पास थ्रू, इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट एंड पास थ्रू K2Cr2O7। तो यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन जो है आपका, सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन, सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू Cr2SO4 थ्राइस। इसका मतलब यहाँ पर क्या कंफर्म्ड हो गया हमारा, SO3 2 नेगेटिव हमारा क्या हो गया, कंफर्म्ड हो गया है। अगर आपने उसको हीट किया, पास किया थ्रू K2Cr2O7, और अगर वो ब्लैकिश ग्रीन की जगह ओनली ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स सल्फाइट प्रेजेंट है। ब्लैकिश ग्रीन दिखेगा, दैट मीन्स आपका थायोसल्फेट प्रेजेंट है ना? बोलो। हाँ जी। अब मंथन करो क्या क्या मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। अब सोचिए और समझिए मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया है। हम्म। यस यस।
हाँ, आई नो दिस पर्टिकुलर मैम, आई डोंट हैव डायरेक्ट, आई डोंट वांट टू जॉइन इन सोशल मीडिया वेबसाइट. देखो, then I cannot help you out because I just cannot give my number on this particular platform. That's the main reason. चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड के बारे में. सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं. सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं. हमारा अभी तक एसिडिक रेडिकल ही चल रहा है. बेटा, ये आपको ना 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. दैट्स द मेन थिंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप के बारे में. सो इट्स बेसिकली सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सॉल्ट में अगर हम कॉन्क H2SO4 डालते हैं, हीट इट इफ रिक्वायर्ड. ये जो डेल्टा का साइन है, इसका मतलब ये हीटिंग के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ. हीट इट इफ रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर देखो, salt plus concentrated H2SO4 डाला, effervescence or evolution of the gas. It also shows the presence of second group, but there are some things that I really want to talk about over here, and that is basically the thing जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको. यहाँ से शुरुआत करते हैं. ताकि काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल अप हो जाएं इजीली. यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं. सो कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल. यस, कलरलेस गैस, colorless gas with pungent smell. colorless gas with pungent smell अगर आपको दिख रही है तो आप क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन है आपका, उसमें क्या करेंगे, ग्लास रॉड डिप्ड. यस, ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH इज एक्सपोज्ड. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट डाला और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, इसमें अगर एफरवेसेंस आ रहा है या इवोल्यूशन ऑफ द गैस आ रही है, वो सेकंड ग्रुप का प्रेजेंस दिखाएगी. अगर फर्स्ट ग्रुप में नहीं हो रहा है तो, अगर डाइल्यूट HCl डालने से काम नहीं चल रहा है तो हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. हीट कर लो अगर रिक्वायर्ड है तो. कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल आई तो आप क्या करेंगे, ग्लास रॉड डिप्ड इन ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH इज एक्सपोज्ड. ठीक है, हाँ जी. अब अगर ऐसा करने से आपको वाइट धुआं दिखता है, वाइट फ्यूम्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स NH4Cl है. इसका मतलब क्या है, क्लोराइड इज प्रेजेंट. क्लोराइड में बी प्रेजेंट हम कहेंगे यहाँ पर. क्लोराइड में बी प्रेजेंट, क्लोराइड में बी प्रेजेंट ओवर हेयर. ठीक है, अब अगर मैं दूसरी बात यहाँ कर रही हूँ, जैसे ब्राउन गैस अगर आपको दिखी, यहाँ पर ब्राउन गैस दिखी, और इसमें अगर आप डाल देते हैं pieces of copper turning, pieces of copper turning, pieces of copper turning, pieces of copper turning डाल देते हैं, और अगर आपको इसमें भी दो चीजें दिख रही हैं, इसमें भी अगर आपको दो चीजें दिख रही हैं, ज्यादा ब्राउन फ्यूम्स दिख गए विद ब्लू सोल्यूशन, मोर ब्राउन फ्यूम्स, मोर ब्राउन फ्यूम्स, प्लस आपको ब्लू सोल्यूशन भी दिख रहा है, ब्लू सोल्यूशन भी दिख रहा है. सो मैं यहाँ कहूंगी कि नाइट्रेट आयन मे बी प्रेजेंट. और अगर आपको यहाँ पर नॉट अ ब्लू सोल्यूशन, कोई ब्लू सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ब्रोमाइड में बी प्रेजेंट. ब्रोमाइड यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है. अब अगर आपको यहाँ पर वायलेट गैस दिख रही है, दैट मीन्स आयोडीन की प्रेजेंस हम कह सकते हैं. इसको कंफर्म करने के लिए हम कहेंगे इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस थोड़ा सा H2SO4 और डाल दीजिए. अगर वायलेट कलर इंटेंसिफाई हो जाता है, वायलेट कलर गेट्स intensifies, वायलेट कलर गेट्स इंटेंसिफाइज, दैट मीन्स मोर आयोडीन की यहाँ प्रोडक्शन हो गई है. सिंपल सी बात है, आयोडीन में बी प्रेजेंट या आयोडीन इज कंफर्म्ड प्रेजेंट. अब यहाँ पर आप एक और चीज देखिए, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस आपको मिल रही है. कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस अगर आपको मिल रही है, CO प्लस CO2 के बारे में बात कर रही हूँ, इसको हमने थोड़ा सा बर्न अप किया. अगर आपको दिख गई है ब्लू फ्लेम, अगर यहाँ आपको ब्लू फ्लेम दिखती है तो यहाँ पर प्रेजेंट है C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्जेलेट आयन में बी प्रेजेंट.
ऑक्सलेट आयन में बी प्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। दैट्स एब्सोल्युटली कूल। बोलो, ये वाली बात क्लियर है पीपल? जस्ट लेट मी नो। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए कि अगर ये वाली बात आपके भेजे में घुस गई है तो। हम्म, क्योंकि फिर मैं आपको ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में बात करते हैं अब हम। ओके, और आज मैं सिर्फ आपको ब्राउन रिंग टेस्ट बताऊंगी एंड देन विल बी देन कंक्लूड द क्लास। ठीक है, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स के बारे में लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट हेयर। ठीक है, हम बात करते हैं नाइट्रेट के बारे में, जो कि बहुत बार पूछा गया है। इसी बार इसी साल जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेई मेंस 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये हद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जैसे जैसे जेई मेंस अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहेगा वो बढ़ाता भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं बात कर रही हूँ ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में मैं यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ आप लोगों से, तो यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ऑन ट्रीटिंग द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, आपके पास जो सॉल्ट है उसका एक्वस सोल्यूशन लीजिए। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट आपने लिया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन, इसमें आपने ऐड किया क्या? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन आपने इसमें डाला। साथ ही में साइड वॉल से, along with side wall plus along with side wall आपने क्या डाला? concentrated H2SO4 डाला। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन सॉल्ट का लिया, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने फेरस सल्फेट सोल्यूशन डाला, जो टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल से धीरे 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 करके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, और आपको क्या दिखा? ब्राउन रिंग दिखी आपको। आपको क्या दिखी? ब्राउन रिंग दिखी एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। ब्राउन रिंग at the junction of two liquid, brown ring at the junction of two liquids आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? सपोज आपके पास ये वाला सॉल्ट है, नाइट्रेट सॉल्ट है, तो मैंने सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर ले लिया। ये हमारा क्या है? दिस इज बेसिकली द सॉल्ट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। इसमें हमने डाला H2SO4, इसमें हमें थोड़ा सा, हमने पहले इसको एसिडिक मीडियम में पहले इसको एसिडिफाई कर दिया है। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा पहले एसिडिफाई कर दिया, और हमें यहाँ क्या मिला? NaHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, अब आगे क्या मैम? अब देखो, हमने यहाँ पर डाला FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हमारे पास इसमें HNO3 है, और हमने साइड वॉल से धीरे धीरे करके H2SO4 भी डाल दिया। तो हमें यहाँ क्या मिला? बेसिकली इट्स Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस NO। मैंने बैलेंसिंग नहीं की है, वो आप कर लीजिएगा, मैंने बैलेंसिंग नहीं की है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जस्ट लेट मी नो। हाँ जी, हाँ जी, जस्ट लेट मी नो। हम्म, ठीक है, क्लियर है पीपल? जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। फर्दर क्या हुआ है? इट्स FeH2O होल 6, ये जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें हमने डाला, इसमें NO के साथ में जब ये रिएक्शन शो करेगा तो ये ब्राउन रिंग जो दिखा रहा है उसका फॉर्मूला है FeH2O का 5 NoSO4 प्लस H2O, और ये है हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स।
ठीक है पीपल। अब मैं आपको ऑक्जेलेट के कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में, क्लोराइड के कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में, जो इस बार पेपर में आया है आप लोगों के, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आया है बेसिकली, वो कंफर्मली आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कवर अप करा दूंगी। आज हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगली क्लास में हमारा एस्थेटिक रेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही में मैं बेसिक रेडिकल या कैटायंस के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल्स दे दूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Keep imbibing